डियर स्टूडेंट्स, गैसेस स्टेट की दूसरी क्लास में हमने देखा था आदर्श गैस समीकरण, और जिसकी आदर्श गैस समीकरण क्या था, पी वी बराबर एन आर टी, और एन की वैल्यू अगर 1 हो तो पी वी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, इस क्लास में हम देखते हैं गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन, मतलब डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये प्रदर्शित करने के लिए एमागेट ने जेड और पी के बीच कुछ कर्व खींचे, जिन्हें एमागेट कर्व या एमागेट वक्र कहते हैं। अब इसमें देखो जेड क्या है, जेड है पी वी इक्वल्स टू, देखो पी वी बराबर आर टी होता है ना, पी वी बराबर आर टी। तो पी वी बट्टे आर टी का जो वैल्यू आएगी, कांस्टेंट आएगी, गुणांक आएगी, उस गुणांक की वैल्यू है, गुणांक का मान है संपीड़ितता गुणांक। ठीक है, जेड का नाम क्या है, संपीड़ितता गुणांक। जेड और पी में जब हम कर्व खींचेंगे तो अगर गैस आइडियल है तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, क्योंकि पी वी बराबर आर टी होता है तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। देखो यहाँ पे पी वी बराबर आर टी है, पी वी में आर टी का भाग लगेगा तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो अगर कोई कर्व ऐसा आता है, किसी गैस का कर्व, तो वो आदर्श गैस का आदर्श व्यवहार को फॉलो कर रही है। लेकिन जब H2 के लिए खींचा गया तो ये वैल्यू देखो 1 से दाब के बढ़ने के साथ साथ लगातार बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन के लिए खींचा गया तो पहले तो कम होता है, फिर एक मिनिमम को प्राप्त करके ये वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही कहानी किसके साथ है, CO2 के साथ। इसका मतलब ये गैसें आदर्श व्यवहार को फॉलो नहीं कर रही। इसी प्रकार देखो एथिलीन के लिए खींचे गए जेड और पी के बीच में, तो विभिन्न तापों पर एथिलीन गैस के जेड और पी के मध्य कर्व, मतलब एमागेट कर्व किसके लिए है, एथिलीन गैस के लिए। देखो एथिलीन गैस के लिए खींचे गए तो 624 केल्विन ताप पर लगभग 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखो ये विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर हैं। 200 पे हम खींचें तो ऐसा कर्व आता है, 500 पे खींचें तो ऐसा कर्व आता है, 1000 पे खींचें तो सीधे बढ़ता हुआ आता है, 624 पे क्या कहते हैं 200 ATM तक। देखो ये 200 ATM पे ये इस डॉटेड लाइन के सहारे चलता है। ठीक है, और उसके बाद में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 624 केल्विन ताप तथा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वक्र आदर्श गैस के साथ चल रही है। तो मतलब एथिलीन गैस है वो 624 केल्विन द टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किसकी तरफ बिहेव कर रही है, आदर्श गैस की तरफ। और यह 624 केल्विन टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉयल टेम्परेचर, जिसे बोलते हैं बॉयल ताप। मतलब इस ताप पे एथिलीन गैस बॉयल के नियम को फॉलो कर रही है। तो टीबी क्या है, वह ताप जिस पर शून्य से दाब के सुप्रेक्ष प्रेशर में कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे तो वह ताप बॉयल ताप कहलाता है। ये टीबी से। अब देखो आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण, मतलब गैस आइडियल बिहेवियर को फॉलो क्यों नहीं करती। तो देखो कारण वही हैं, हमने अणुगतिक सिद्धांत पढ़ते समय कुछ अभिग्रहित माने थे। अब सीधी सी बात है, उन अभिग्रहित में कोई कमी है जिसके कारण गैस आदर्श व्यवहार को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका देखो पहला कारण क्या है, गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य मानना। देखो उसमें माना था गैस जिस पात्र में रहती है उस के आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। और दूसरा क्या था, गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल को न मानो। उसमें क्या मान रहे थे भाई, किसी गैस के एक अणु को दूसरे गैस के अणु से कोई मतलब नहीं है,
तो न तो आकर्षण है न प्रतिकर्षण है, प्रत्यास्थ रूप में ले रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, गैस के अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल को न मानना, ये इसका मुख्य विचलन का मुख्य कारण। मतलब आकर्षण बल वास्तव में होता है, उसका प्रमाण क्या है, गैसों का द्रवीकरण। ठीक है, मतलब उनके बीच के आकर्षण बल को तोड़ के उसको द्रव रूप में आती हैं गैसें। और जूल थॉमसन प्रभाव, तो जूल थॉमसन प्रभाव जो हम पढ़ेंगे, जब गैस को एक पतले छिद्र से गुजारते हैं हाई से लो टेम्परेचर में, हाई से लो प्रेशर में, तो वो गैस ठंडी हो जाती है। तो ये क्या है, आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण। कौन सा, एक तो आयतन और एक आकर्षण बल। मान वाला ये वास्तव में फिर दाब के रूप में आएगा। तो अगर इन दोनों को सोल्व कर लिया जाए तो हमारे विचलन के कारण हमें समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं इन दोनों को किस प्रकार करेक्ट करते हैं। तो आदर्श व्यवहार से विचलन को समझाने के लिए वान डेर वाल ने एक समीकरण दी थी, जिसे वान डेर वाल समीकरण कहते हैं। जैसे आदर्श गैस समीकरण है, उसी प्रकार पी, वी और टी के मध्य समीकरण किसने स्थापित की, वान डेर वाल ने। जिसे वान डेर वाल समीकरण या वास्तविक गैस समीकरण बोलते हैं। ठीक है, देखो उसमें दो कमियां थी, उस दोनों कमियों पे काम किया इसने। तो पहला तो क्या, इसने आयतन संशोधन, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, अब देखो ये जैसे ये गैस का एक मॉलिक्यूल ए ये है, एक मॉलिक्यूल बी ये है, ये दोनों आपस में इस तरीके से हैं, और इसका ये डायमीटर क्या है, सिग्मा। ठीक है, अब माना एक मोल गैस में उपस्थित अणुओं का आयतन बी है। ठीक है, और तो एन अणु उसमें उपस्थित हैं, तो एन अणुओं का आयतन कितना हो गया, एन बी। ठीक है, अब देखो ये इस दायरे में अगर मान लो यहाँ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ ऐसे है, तो इस दायरे में जो मैंने छायांकित दायरा किया है, इसमें मैक्सिमम कितने अणु रह सकते हैं, 2 अणु, क्योंकि तीसरा आने की जगह नहीं है। ठीक है, तो एन बी क्या हो गया, गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन। ठीक है, मतलब उसमें एन अणु है तो एन बी उसका वास्तविक आयतन हो गया। तो जहाँ पे अणु उपस्थित होगा वहाँ पे दूसरा अणु नहीं आ सकता। इसका मतलब दूसरा क्या हुआ, स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध नहीं। देखो यहाँ ये दोनों उपस्थित हैं, तो यहाँ दूसरा अणु तो आ नहीं सकता। तो ये पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, दूसरे अणु के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध नहीं है, या इसको बोलते हैं वर्जित आयतन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये क्या होता है, तो फिर स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन कितना हुआ, वी आई, स्वतंत्र विचरण के लिए इक्वल्स टू वी टोटल माइनस एन बी। एन अणु है और बी उसका आयतन है, तो वी माइनस एन बी। तो नया आयतन वी आई क्या आया, वी माइनस एन बी। अरे अब देखो इसके वैल्यू निकालते हैं। तो अणुओं के एक युग्म के लिए वर्जित आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। ठीक है, एक अणु के लिए देखो, एक युग्म के लिए क्या मतलब, इस पूरे के लिए, तो पूरे गोले का आयतन देखो, सिग्मा इसका और सिग्मा इसका, तो 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। एक अणु के लिए, एक युग्म के लिए, एक अणु के लिए इसका आधा हुआ 2/3। एक अणु का वास्तविक आयतन कितना होता है, देखो उसका सिग्मा डायमीटर है, तो सिग्मा बाई 2, मतलब 1/6 सिग्मा पाई सिग्मा 3। अब 2 व 3 की तुलना करो, तो एक अणु के लिए वर्जित आयतन वास्तविक आयतन से 4 गुना अधिक है। तो प्रति मोल वर्जित आयतन क्या होगा, B इक्वल्स टू 4n 4/3 सिग्मा बाई 2 की क्यूब। तो ये हो गया प्रति मोल वर्जित आयतन। दूसरा वान डेर वाल ने क्या किया, दाब संशोधन। देखो ये कोई पत्र है जिसमें ये गैस के अणु हैं। अब देखो इनके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल है,
तो इस अणु को या इस अणु बी को ये इधर जाना चाह रहा है, तो इसको इधर से आकर्षण बल महसूस हो रहा है, ऊपर से इधर से इधर से इधर से, मतलब इसके चारों तरफ से आकर्षण बल महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अणु ए है उसको सिर्फ पीछे से आकर्षण बल महसूस हो रहा है, क्योंकि सामने तो इसके दीवार है। तो इसके द्वारा महसूस किया गया आकर्षण और इसके द्वारा महसूस किए गए आकर्षण में क्या होगी, अंतर मिलेगा। जिस मतलब गैस के अणु द्वारा पत्र की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब। ए द्वारा लगाया गया दाब आकर्षण बल के कारण कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि जितनी गति से टकराना चाह रहा था पीछे के आकर्षण बल के कारण नहीं टकरा पाया। तो यहाँ पे दाब क्या होगा, P बराबर पी आई माइनस पी डैश। पी आई की वैल्यू जो वास्तविक अब होगा वो पी आई क्या होगा, P प्लस पी डैश, और पी डैश क्या है, नंबर ऑफ मोल के समानुपाती। पी डैश प्रोपोर्शनल टू एन एम अपॉन वी, चूँकि सभी अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो पी डैश समानुपाती एन अपॉन वी का स्क्वायर। तो पी डैश इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो पी आई बराबर क्या होगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब देखो दाब, नया दाब हो गया ये पी प्लस ए एन स्क्वायर माइनस अपॉन वी स्क्वायर। नया वॉल्यूम क्या होगा, वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये क्या है, ये पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये क्या कहलाती है, वान डर वाल गैस समीकरण। ये समीकरण किस तरीके से आदर्श व्यवहार में विचलन को समझाएगी वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।